सो हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड एज प्रोमिस्ड हम आ चुके हैं अपना नया यूट्यूब चैनल लेकर और क्लास 12th की लेक्चर सीरीज़ को लेकर केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री पढ़ना आज से हम शुरू करेंगे इन लेक्चर सीरीज़ में। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So we are going to start studying chemistry from the first chapter, which is the solid states. सॉलिड स्टेट्स पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सॉलिड हैं क्या, ये सॉलिड आए कहाँ से और इन सॉलिड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इन सॉलिड्स के बारे में जानना। सॉलिड्स आते हैं हमारे मैटर से, क्योंकि सॉलिड्स हमारे मैटर की एक फिज़िकल स्टेट होती है। मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट होती हैं। नंबर 1 इज़ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है और सॉलिड्स के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में अगर हम जानें तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे मैटर कैसे इवॉल्व हुआ। तो यही बात अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर पढ़ना केमिस्ट्री के बारे में। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जो मैटर की स्टडी से डील करती है, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उस पर मास होता है। ऑक्यूपाइंग स्पेस मतलब उस पर कुछ वॉल्यूम है। तो मैटर हमारा कोई भी फिजिकल थिंग हो सकती है। ये मैटर बनता कैसे है? ये मैटर बनता है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मदद से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मदद से एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैटर फॉर्म करते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री क्या हो गई? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है। 1 इज सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल स्टेट्स और भी मैटर की हो सकती हैं, बट अदर 2 इंपॉर्टेंट वन आर प्लाज्मा एंड BEC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? प्लाज्मा होती है हमारी सुपर हॉट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की वो फॉर्म जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल सन में भी कुछ गैसेस होती हैं, सन के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे इस प्लाज्मा में। वो भी एक तरह का मैटर है, बट वो कैटेगराइज होता है प्लाज्मा में क्योंकि वो सुपर हॉट फॉर्म है। और BEC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, हमारी सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। तो हमारी जो BEC होती है ये नियरली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ये हमारी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन which is -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर कितना कम है। अगर इस टेम्परेचर में कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देंगे। नाउ कमिंग बैक टू द 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट, जिसमें से इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो अब हमें पता चल गया सॉलिड्स मैटर से आया, मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। तो अब बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स बनते कैसे हैं, ये अब हम सीखेंगे। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन वजह से हम इसे सॉलिड्स कहते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड्स का होता है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप मतलब इनका शेप जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब है कि जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये उतना स्पेस ऑक्यूपाई करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, क्या मैं इसको लेके किसी दूसरे रूम में चले जाऊंगा तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एक सॉलिड है। फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या इसमें इसकी जितनी वॉल्यूम है, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस वजह से फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमने क्या देखा है कि ये सारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड के और ये सब चिपके हुए हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या हैं, हम इनको बोलेंगे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, मतलब इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। और वो स्पेस नहीं होने का रीज़न क्या है? इनके हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हार्ड एंड रिजिड। हमको सबको पता है कि सॉलिड्स हमारे हार्ड होते हैं। अब इनके पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो इसी वजह से इनमें हार्डनेस आ जाती है। और रिजिड मतलब क्या है कि अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाएं, किसी सॉलिड में हम कोई फोर्स लगाएं, फॉर एग्जांपल इस मार्कर में मैं फोर्स लगाऊं तो ये टूट जाएगा। तो इसीलिए ये होते हैं हार्ड एंड रिजिड। अगला पॉइंट है नॉन कंप्रेसिबल। क्या इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह है? तो अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं है तो ये कंप्रेस कैसे होगा? अब और पास जाने की तो इन पे कैपेसिटी नहीं है, ये तो चिपक गए। तो इसी वजह से ये और कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं दो मार्कर्स ले लूं और इनको चिपका दूं, ये फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल्स हैं और इन पे अगर मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊं तो ये अब अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बीच के स्पेसेस कवर कर लिए हैं। अब इनके बीच में स्पेस नहीं है तो ये और पास नहीं जा सकते, इसी वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। इसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर किसी रूम पे आपको भर दिया जाए और उस रूम में सारे लोग आपके चारों तरफ भर चुके हैं, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट लोग भरे हुए हैं, तो क्या आप मूव कर सकते हो? नहीं। उसी तरह से ये पार्टिकल्स भी मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये तो पैक हो चुके हैं, इन पे हिलने के लिए इन पे जगह ही नहीं बची है। तो इसी वजह से पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के केस में क्या होता है? लिक्विड्स और गैसेस के केस में पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, तो उस खाली जगह में अब उसी रूम में लोग कम हो गए, आपके आसपास जगह है, तो आप इधर भी जाके खड़े हो सकते हो, उधर भी जाके खड़े हो सकते हो, आप कहीं पर भी जाके खड़े हो सकते हो। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है? अब वो रूम में लगभग 2-3 लोग हैं बस, पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस है, तो क्या होगा? अब वो पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। दैट पार्टिकल कैन मूव एनीवेयर। तो इसीलिए इन पार्टिकल्स के मूवमेंट के पीछे रीज़न होता है इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। और यही बॉलीवुड वाले हमें बना जाते हैं बेवकूफ़, गाने बना देते हैं। गाना बनाया एक, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों धड़कता है मन, न तुम जानो न हम। अरे हम जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं क्यों चलती है पवन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए चल रही है पवन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तब चलती है पवन। इन लोगों को लग रहा है क्यों धड़कता है मन, इनको लग रहा है प्यार मोहब्बत हो गई। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेटे प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अभी पढ़ लो, अभी मौका है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसे लॉजिक्स दे तो उनको नहीं मानना है। गैसेस क्यों चलती हैं? क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस है। लिक्विड्स क्यों मूव करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स में
स्पेस है, लेकिन सॉलिड मूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है। फिर हमने लिखा है दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन पे या तो वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट। ऑसिलेट मीन्स अगर आप पेंडुलम को देखें तो वो इधर जाती है, इधर जाती है, लेकिन अपनी पोजीशन पे एक टाइम पे आती है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें मूवमेंट होता है पार्टिकल का लेकिन वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, अगर उसी रूम में आप खड़े हैं तो आप अपने जगह बनाने के इधर धक्का दोगे, इधर धक्का दोगे, आगे वाले को पीछे वाले को धक्का दोगे, लेकिन एट लास्ट तो अपनी पोजीशन में आओगे क्योंकि जगह तो है नहीं। तो इसीलिए दिस पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर ओन पोजीशन। अपनी पोजीशन पे ही ये सब कुछ करेंगे। लास्ट चीज़ है दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। इन पे फ्लूइडिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। किसी चीज़ की फ्लो करने की टेंडेंसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो जब इसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते तो वो फ्लो कैसे करेंगे? लेकिन लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस शो फ्लूइडिटी। व्हाई? बिकॉज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता है, इस वजह से दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। तो fluids are those substances that can flow. Solids cannot flow. That's why solids do not have fluidity. तो ये सारी हैं हमारी characteristics of solid state. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट कि सॉलिड स्टेट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। So now we are going to see classification of solids. Solids को क्लासीफाई कैसे करें, कैसे उनको अलग अलग टाइप्स के बना सकते हैं। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक सॉलिड के अंदर उसके पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सॉलिड कैसा हो सकता है। और सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि सॉलिड्स कैसे क्लासीफाई होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दो तरह के सॉलिड्स क्लासीफाई हो सकते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को हम अब आगे पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस देख के। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये चार टाइप के होते हैं। पहला आयोनिक सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जिनके बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब किसी दो पार्टिकल्स के बीच में आएगा तो उनके बीच में आएगी बॉन्डिंग, और उनके बीच में बॉन्डिंग आने का मतलब है कि वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आयोनिक सॉलिड्स एक दूसरे से आयोनिक बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन होंगे। फिर सेकंड आते हैं हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह की हेल्प से एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स हमारे हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन होंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो बनते हैं, जो तीन तरह के होते हैं, जिसमें हमारा डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों की मदद से, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट कैन बी लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनकी मदद से जो सॉलिड ज्वाइन होंगे दे विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जिस बॉन्ड की मदद से सॉलिड्स अटैच होते हैं उसी के बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे सॉलिड्स की। और अब हम पढ़ते हैं इन क्लासिफिकेशंस को डिटेल में।